हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर एजुकेशन हब। आज का हमारा एक नया ही टॉपिक है। जेनेटिक्स को थोड़ा छोड़ दो, ब्रीडिंग वो अपना साइटोलॉजी हो चुका है उसको थोड़ा छोड़ दो, वैसे पढ़ लेना, एक चैप्टर हो चुका है। अब मूव करते हैं हम सीधा सेकंड चैप्टर पर, बिना टाइम बर्बाद करें चलो बताते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग सीरीज आज से हमारी चालू हो गई है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को, क्योंकि हम करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में पूरा प्लांट ब्रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है और क्यों हमें ज़रूरत है प्लांट ब्रीडिंग की। ठीक है, बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि स्टूडेंट अपनी एग्जाम भी दे पाए, थियरी भी लिख पाए, इंटरव्यू में भी बैठ पाए, है ना, एग्जाम भी दे पाए, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप सब अपन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है, देखिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है आपका, एक साइंस है और एक टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी शब्द नया जुड़ा हुआ है, पहले आर्ट और साइंस ही था ये सब। ठीक है, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले कोई भी पूछे व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, आपसे वाइवा में पूछा तो आपको जवाब देना है सर प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहली बात ये बोलना है, और दूसरी बात बोलना है किस लिए टेक्नोलॉजी, तो इंप्रूव करेंगे हम जेनेटिक मेकअप। किसी भी प्लांट का जेनेटिक मेकअप हमें इंप्रूवमेंट करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग की जरूरत पड़ती है। और जेनेटिक मेकअप क्यों इंप्रूव करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए काम आए हमारे ना। ये तीन टर्म आपको बोल देनी है, इकोनॉमिक यूज, जेनेटिक मेकअप एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड आर्ट। आर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें इंसान की पूरी इमेजिनेशन होती है, पूरा सोच होता है उसका कि हमें कैसा करना है, कैसा देखना है। ठीक है, पूरी इसकी स्किल्स, तो ये एक आर्ट हुआ। ठीक है, पॉलिनेशन करना भी एक आर्ट है, ध्यान रखना, वो इमास्कुलेशन, पॉलिनेशन, वो सब करना। साइंस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सारी मेथडोलॉजीज की बात करते हैं, सारे प्रिंसिपल हम इसमें यूज़ करते हैं, इसलिए साइंस है। और किसी भी प्रिंसिपल और साइंस को यूज़ करके अगर हम उसमें आर्ट लगाते हैं, हमारा दिमाग लगाते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी हो जाती है। किसी भी प्रोसेस, किसी भी सब्सटेंस हम यूज़ करके उसको फर्दर यूज़ करेंगे इकोनॉमिक के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो दिस इज आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द जेनेटिक मेकअप फॉर द इकोनॉमिक यूज ऑफ द मेन काइंड। ठीक है, पहली डेफिनेशन आपको क्लियर है, आई होप क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसकी क्या है कि इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पूरी प्लांट ब्रीडिंग को सिर्फ तीन पार्ट में। पहली है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स या फिर जर्म प्लांट। जर्म प्लांट मतलब क्या, वो सारी सोर्स जो कि हम यूज करेंगे ब्रीडिंग मेथड्स के लिए। ठीक है, वो सारे सोर्स कोई सी भी स्पीशीज से, कोई सी भी ग्रोथ है, उसके सोर्स, उसके बीज, ठीक है, जो भी हमें लाना है, जहाँ से लाना वो हमारा जर्म प्लांट में कहलाता है। जर्म प्लांट में कहलाता है। ओके, जर्म प्लांट का पूरा चैप्टर रहेगा, उसमें जितने भी उसके टाइप्स रहेंगे सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बस बने रहिए और पेशेंस रखिए थोड़ा सा। ठीक है, कंप्लीट हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं, एग्रीकल्चर में कोई भी पार्ट नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं सेकंड में। दूसरा है ब्रीडिंग मेथड, इसमें सारी ब्रीडिंग मेथड्स की बात करेंगे, पूरा सिलेक्शन, पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा जो भी प्रोसेस होती है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सेट्रा, जो भी होता है ए टू जेड पूरा। इसमें दो होती है, एक तो होती है जनरल, जैसे कि आपका सिलेक्शन हुआ, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, इस टाइप से। और स्पेसिफिक भी होती है, जैसे कि आपकी स्पेसिफिक में क्या क्या आता है, आपका मास सिलेक्शन आ गया। ठीक है, और आपकी पॉलीप्लोइडी आ गई, आपकी इसमें बायोटेक्नोलॉजी आ गई, तो वो हम करेंगे स्पेसिफिक में। देन नेक्स्ट हमारा आता है सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आजकल तो ठीक है, सीड टेक्नोलॉजी का अलग ही एक डिसिप्लिन बन चुका है, फिर भी हम इसको कवर करेंगे इसी के अंदर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सर सीड टेक्नोलॉजी के लिए क्या, तो अब आपको समझ में आ चुका है कि सीड टेक्नोलॉजी कहाँ से आया है। सीड टेक्नोलॉजी एक्चुअली में प्लांट ब्रीडिंग का ही एक पार्ट है, जिसको मैं 3 लेक्चर पहले से ले चुका हूँ, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। चलिए आता सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे लिख दिए हैं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और समझिएगा एक एक चीज़ को, एक एक टर्म को। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हायर यील्ड। देखो सबसे मेन और सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव किसी भी प्लांट ब्रीडर का होता है, किसी प्लांट ब्रीडिंग मेथड का होता है कि उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा रहे। ठीक है, कोई भी पूछ लेगा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हायर यील्ड इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑलवेज फॉर ऑल द टाइम। ठीक है, सेकंड है हमको उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट चाहिए। नेक्स्ट है कि क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, प्रोटीन परसेंटेज तो वो ज़्यादा परसेंटेज में होना चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी। ठीक है, उसकी क्वालिटी हमें चाहिए अच्छी, किसी ऑब्वियसली आपको ऑयल क्वालिटी, तो ऑयल क्वालिटी आपको अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यील्ड के बाद उसकी क्वालिटी सेकंड चीज। ठीक है, देन थर्ड इज द एबायोटिक रेजिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय एबायोटिक? एबायोटिक वो सारे सब मतलब फैक्टर्स जो कि लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एयर हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गई, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो एबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो उसको नुकसान पहुंचाए, पानी कम पड़ गया, ड्रोट हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, फ्लड हो गया, इन सबसे बचने के लिए हमको ऐसे प्लांट्स बनाने हैं जो कि हमको मदद करे कि वो रेजिस्ट करे उस चीज़ को, उस कंडीशन को रेजिस्ट कर दो, वो एबायोटिक रेजिस्टेंस। देन व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक रेजिस्टेंस? सब यहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, आपके बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट, पेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो उन सबसे बचने के लिए हम ऐसी वेराइटीज रिलीज करेंगे जो कि उस पर वो पेस्ट अटैक ही ना करे, तो हो जाएगा बायोटिक रेजिस्टेंस। ये बायोटिक रेजिस्टेंस और बायोटिक रेजिस्टेंस दोनों हम स्ट्रेस ब्रीडिंग के अंदर पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे एक चीज़। ठीक है, बस वेट करिएगा सही समय का। अर्लीनेस मतलब ये टाइम की बात कर रही है यहाँ पे कि हमें भैया कोई 120 दिन की वेराइटी है, पर हमारे पास 120 दिन का पानी ही नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो वेराइटी हमें 90 दिन में मिल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अर्लीनेस, हमें जल्दी मिल गया। तो उस तरीके से भी हम ब्रीडिंग जैसे मेनली इसको नहीं यूज किया रीजन भी। बाकी एग्जाम्पल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब रिस्पेक्टिव चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। ठीक है, देन आता है सेकंड डिटरमिनेंट ग्रोथ। डिटरमिनेंट ग्रोथ से मतलब कि
नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम मैकेनिकल हार्वेस्टिंग कर पाएँ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। देन डोरमेंसी। देखो सीड डोरमेंसी होना भी जरूरी है, पूरा का पूरा मैंने सीड टेक्नोलॉजी में आपको बताया था ये चीज़, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो। सीड डोरमेंसी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें सीड काटते से थोड़ी ना कि सीड हमारा जर्मिनेट करवाना है, हमको मान लो 1 साल तक रखना है, स्टोरेज में रखना, तो सीड डोरमेंसी इज मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, मतलब आप जिस जगह पे लगा रहे हो उस एग्रोनॉमिक कैरेक्टर के, उस सोइल के हिसाब से, उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपकी क्रॉप सुटेबल है या नहीं, तो उसके हिसाब से हमें सुटेबल बनानी है उस क्रॉप को। ठीक है, देन एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस। कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस लेथाइरस और ये बहुत सारी चीजें हैं जो टॉक्सिक होती है, तो उनको खत्म करने के लिए भी हमारी ब्रीडिंग मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन आते हैं नॉन शेटरिंग कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय शेटरिंग? शेटरिंग मतलब कि सूखने के बाद बीज का पोर्ट्स में से अपने आप गिर जाना उस ग्रेन का। ठीक है, वो शेटरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कटाई कर रहे हैं, पता चल रहा है बीज गिर रहे हैं, तो वी डोंट वांट दैट टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, हमें उसको भी बचाना है। ठीक है, एक ब्रीडर की तरह सोचिए, एक आइडियल प्लांट सोचिए कि हमें ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें सारी क्वालिटी है। ठीक है, देन आता है आपका सिंक्रोनस मैच्योरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनस? सिंक्रोनस मैच्योरिटी मतलब कि पूरे के पूरे एक साथ हमारे पकने चाहिए, ताकि हम क्या करें, एक साथ पूरी मशीन से कटाई करवा दें। अगर एक साथ नहीं पकेगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमें इंसान के द्वारा अगर कटाई करवानी पड़ी, तो पहले भाई आज तुम उस पौधे को काटो, कल तुम उस पौधे को काटो, बहुत मुश्किल आ जाती है। जैसे सीसीएमए में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सिंक्रोनस मैच्योरिटी उसमें नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले कुछ पौधे को काटना पड़ता है, कुछ बाद में दूसरा पौधे को काटना पड़ता है। बिल्कुल सोयाबीन जैसी होनी चाहिए कि एक साथ पकी, वीट जैसी, राइस जैसी एक साथ पड़ी, पूरी की पूरी काट ली। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, फोटो थर्मल इनसेंसिटिविटी। ठीक है, ऐसी वेराइटी हमको डेवलप करनी जहाँ पे जिसमें ना तो लाइट का इफेक्ट पड़े ना टेम्परेचर का, तो फोटो एंड थर्मो बहुत इंसेंसिटिव होनी चाहिए। ठीक है, हमको राइस लगानी है तो हम हिमाचल प्रदेश में भी लगा दे, चाहे केरला में लगा दे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आपका चाइना में, ध्यान रखना इस चीज का। देन वाइडर एडाप्टेबिलिटी। एक क्रॉप मैंने लगाई तो मैं चाहता हूँ कि पूरी इंडिया में वो क्रॉप हर जगह ग्रो करे, तो उसको बोलते हैं वाइडर एडाप्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा ग्रो करेगी उतना आपके लिए अच्छा है, बेटर। देन वेराइटीज ऑफ द न्यू सीजन। हर नए सीजन के लिए एक नई वेराइटी आपको रिलीज करनी है। ठीक है, इतना क्लियर है, ये आपके ऑब्जेक्टिव से। कोई भी डाउट आती है कमेंट करिए, इनके नोट्स चाहिए पीडीएफ के लिए तो मुझे मेल करिए। ठीक है, और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे आगे, इसी की तरफ। चलिए भैया आ जाइए नेक्स्ट पोर्शन पे। अब हम बात करेंगे इसके स्कोप के बारे में और इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट के बारे में। मैं थोड़ी सी इच्छा मेरी ये है कि आप जब इसको पढ़ो तो कुछ ऐसे पढ़ो कि आप ब्रीडर बन के पढ़ो। ठीक है, समझने के लिए पढ़ो, रटने के लिए नहीं। ठीक है, आप समझोगे, मजे लेके पढ़ो, इस चीज़ को मजे लेने में इस चीज़ में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसको कंफ्यूज होकर पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्कोप की बात करते हैं। सबसे पहले का आपको क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में, क्योंकि मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात की, जो कि जेनेटिक्स के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। क्लासिकल जेनेटिक मेंडल्स ने किस तरीके से क्रॉस किया था, पी में हाइब्रिडाइजेशन किया था, वो सब आपको उसका अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, फूड फॉर द इंक्रीज पॉपुलेशन। अब इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, याद करिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले इंडिया के पास इतना 10 मिलियन कुछ वीट सिर्फ वो ग्रो कर पाता था, मतलब 2 टाइम का आदमी खाना नहीं खा पाता था, इतनी बड़ी दिक्कत थी इंडिया में। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से आज आप 2 साल तक पूरे दुनिया को खाना खिला सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ एग्रीकल्चर यू है। ठीक है, तो इतना बता सकते हो आप किसी भी गर्व से कि हमने इतने लोगों के लिए हम रोज खाना खिलाते हैं, ना कि भूखमरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में एक टाइम पे। ठीक है, देन सेकंड किसकी मदद से, प्लांट ब्रीडिंग की मदद से। देन आइए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। आज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो आ रहा है, जो कि सारे पेस्टिसाइड को खत्म कर रहा है, मतलब सारी कंपनी की धज्जियां उड़ा रहा है, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसमें ना आप पे वीड आ रहे हैं, ना आप पे इंसेक्ट आ रहे हैं, ना आप पे पेस्ट आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। बैन है बहुत जगह, लेकिन सब खत्म हो रहा है ना। पूरे लेक्चर्स पढ़ेंगे इससे आगे हम पूरे डिटेल में। देन रेजिस्टेंस कैपेसिटी, अभी हम पढ़ चुके पूरा रेजिस्टेंस किस तरीके से बात करेंगे। दूसरी चीज देखो, जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे बुरा भी है, यहाँ के अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी है। क्या है, हम कोई क्वालिटी में सुधार करते हैं, लेकिन हमें उसमें क्या है कि लास्ट में जो आ जाती है। मतलब क्या क्या चीज होती है, देखिए रिडक्शन इन डाइवर्सिटी, आपकी डाइवर्सिटी खत्म होगी सबसे पहली बात, क्योंकि आप सेल्फिंग करा रहे हो बार बार। देन नैरो जेनेटिक बेस होगा, सेम कंसेप्ट है। देन डेंजर ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म हो जाएगी पूरी, जब वेरिएशन ही नहीं रहेगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि एक पैथोजन आया, बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन आया, उसने मान लो इस क्रॉप में वो कर दिया, कुछ भी अटैक कर दिया, तो वो दूसरी क्रॉप पे भी करेगा ना, क्योंकि दूसरे में भी तो सेम ही है, यूनिफॉर्म। इसलिए अगर वेराइटी रहेगी दूसरी, और उसके बाद दूसरा क्या रहेगा, वेरिएबिलिटी रहेगी, तो उस पर अटैक नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसान भी है ये। ठीक है, देन अनडिजायरेबल कॉम्बिनेशन, बहुत बार जैसे रेफेनोब्रासी का आपने पढ़ा होगा, केबेज और रेडिश का, मतलब बहुत प्रॉब्लम वाली क्रॉप बन गई थी वो हमारे लिए। ठीक है, जो चाहते थे वो नहीं मिला, उसका अपोजिट इफेक्ट आ गया। तो इस तरीके से भी दिक्कत आती है हमें, है ना, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन लेने की बात नहीं है। देन इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू द माइनर डिसीज इन पेस्ट, अभी मैंने सेम कंसेप्ट समझाया यूनिफॉर्मिटी की वजह से कैसे इसका आता है। ठीक है, इतना पूरा क्लियर है। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की बात करूंगा। देखो साइंटिस्ट बहुत बोरिंग है वैसे तो याद करने में, लेकिन क्या है कि लंगड़ी बॉडी तो रेस्ट नहीं सकती, आपको चारों पे स्ट्रॉन्ग रखना है, मतलब आपको हर कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
में जाके तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे ना। किसी भी चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते, भले मजबूरी में पढ़ो या तो कैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना उसको अनिवार्य कंपलसरी है। आप कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते, नहीं तो दूसरे बच्चे तो उसको पढ़ेंगे